नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फटेदार बनाना चाहते हैं तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम अलंकार पढ़ रहे थे। हमने 2 अलंकार अनुप्रास और यमक अलंकार को काफी अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ये एचटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सीईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए। कई बार कन्फ्यूजन होता है अलंकारों में, तो मैं बहुत आसानी के साथ क्लियर करवाऊंगी। आज पढ़ते हैं हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। तुलना की जाती है। एक बड़ी चीज होती है, एक फेमस चीज होती है, उसकी छोटी चीज के साथ तुलना की जाती है। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। सबसे पहले देखिए उपमेय और उपमान के बारे में। उपमेय वह व्यक्ति है या वह वस्तु है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वह वस्तु है जिससे तुलना की जाती है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है। तो उपमेय और उपमान क्लियर हो गया होगा। फिर से सुनिए। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। जिससे क्या की जाती है? जिससे तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? वो उपमान होता है। और साधारण धर्म मतलब जिस कंटेस्ट में, जिस संदर्भ में तुलना की जा रही है वो साधारण धर्म होता है। और वाचक शब्द वे होते हैं, वे शब्द जिनसे तुलना की जा रही है, जैसे सासी, सम, सरिश। सम, सरिश या समान, जहाँ पर ये शब्द होते हैं, ये इसकी पहचान भी कह सकते हैं हम। ये इसकी पहचान है। जहाँ पर भी हमें किसी भी काव्य पंक्ति में ये सा, सी, सम, सरिश, समान ये शब्द लगे हुए मिले तो और कंपैरिजन हो रहा हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखिए, एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। ऐसे दे देगा 4, 5, 6। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म और एक होता है वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म जिस कंटेस्ट में, जिस संदर्भ में तुलना की जा रही है, और वाचक शब्द जिन शब्दों से हमें तुलना हो रही है, प्रतीत होता है, यानी जिन शब्दों से तुलना की जा रही है, जैसे उसके समान है। जैसे चंद्र सा मुख, तो चंद्रमा के समान है मुख। तो सा शब्द से यहाँ क्या पता चल रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो जहाँ पर सा, सी, सम, सरिश ये समान शब्द आते हैं, ये वाचक शब्द आते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसकी कुछ पंक्तियां देखते हैं। ये तो इसके अंग हैं और इसके प्रकार भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा। इसके उदाहरण देखिए। झील सी नीली आंखें, चांद सा रोशन चेहरा, सागर सा गहरा हृदय। तो इन सेंटेंसेस में देखिए, झील से नीली आंखें, ऐसे कंपैरिजन किया जाता है ना कि उसकी आंखें तो झील सी हैं। झील से नीली आंखें, चांद सा रोशन चेहरा, और आगे है सागर सा गहरा हृदय। तो यहाँ पर सा, सा, सा
ये है इसके वाचक शब्द। वाचक शब्द, इसमें चारों अंग बताइए। नंबर 1 पर है वाचक शब्द, ये है उपमान, ये है उपमेय, और कंटेस्ट मतलब कंपैरिजन किया गया है किसी का, तो वो क्या है? साधारण धर्म। चांद सा रोशन चेहरा, सागर सा गहरा हृदय। आई होप इससे ही क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान है उपमा अलंकार, इसको याद करना भी बहुत आसान है। तो हमने देखा उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें तुलना की जाती है उपमेय और उपमान की कुछ वाचक शब्दों के साथ किसी कंटेस्ट संदर्भ में, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में सास सी सम सरिश ये शब्द हैं, ये वाचक शब्द हैं, ये जहां भी हमें दिखे वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के प्रकार पढ़ते हैं। प्रकार तो 3 है और अंग 4 हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 है पूर्णोपमा। नंबर 2 पर है लुप्तोपमा, और नंबर 3 पर है मालोपमा। देखिए उपमा अलंकार के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 पर है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा मतलब जिसमें जो चारों अंग हो उपमा अलंकार के, वो पूर्णोपमा होता है। मतलब वाचक शब्द भी हो, उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए लुप्तोपमा अलंकार, जहां पर कुछ भाग लुप्त हो उपमा अलंकार का, मतलब जो चारों अंग हैं उनमें से कोई अंग लुप्त कर दिया जाए, तो वहां पर लुप्तोपमा होता है। और मालोपमा जब एक ही चीज के, एक ही उपमेय के बहुत सारे उपमानों के साथ तुलना होती है, बहुत सारे उपमानों के साथ समानता दिखाई जाती है, यानी कि तुलना कर करके एक माला सी बना दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? मालोपमा अलंकार कहते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए था, एग्जाम में इतना डीप से नहीं पूछा जाता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इतना याद करना है कि इसके 4 अंग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, और इसकी पहचान क्या होती है? सा से सम सरिश और समान, ये पहचान होती है, ये याद रखना है उपमा अलंकार के बारे में। किसके बारे में? उपमा अलंकार के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार। जिसमें उपमेय और उपमान का अभेद आरोप पाया जाए, यानी कि पूरा उसके समान ही बता दिया जाए। रूपक मतलब रूपी, उसके रूप के समान ही उसका रूप बता दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। एक बार डेफिनेशन से पढ़ते हैं। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाया नहीं जाता, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। लिख लीजिए डेफिनेशन। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद
आरोप किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे। उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे, जैसे चंद्रमुख, यहाँ पर जो वाचक शब्द हैं वो नहीं लगेंगे। यहाँ पर जो उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब ना इसमें अलंकार का पूरा रूप प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे उपमेय उपमान में तो तुलना की जाती है कि उसके समान है, उसके जैसा है, परंतु रूपक अलंकार में क्या किया जाता है, उसको उसके समान, उसके पूर्ण रूप के समान दिखा दिया जाता है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब चंद्रमा का ही मुख है या मुख ही चंद्रमा है। चंद्रमुख मुख ही चंद्रमा है। मुख ही क्या है? मुख ही पूरा चंद्रमा है। तो इसमें क्या कहा जाता है? जैसे मृगनयन, मृगनयन, यह वाचक शब्द नहीं लगाया, सीधा मृग के नयन ही है, जो नयन है उसके वो मृग ही है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, वैसे तुलना पूर्ण तुलना की कर दी जाती है। इससे नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। डेफिनेशन लिख लीजिए, आती है ये एग्जाम में। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है मनु मानो, जनु जानो, ये इसकी पहचान है। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या संभावना की जाए, मतलब ऐसा कहा जाए जैसे मानो चंद्रमुख है, ऐसे जैसे मैं एग्जांपल पढ़ती हूँ, मुख मानो चंद्रमा है, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकर्ण से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें मानो शब्द आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार फिर से देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना और कल्पना पाई जाती है, संभावना और कल्पना पाई जाती है, पूर्ण नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी मेनली हमें एक पहचान याद रखनी है, मनु मानो जनु जानो। तो मनहु मानो जनु जानो ज्यों जैसे शब्द क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो
चंद्रमा है। मुख मानो क्या है? मुख मानो चंद्रमा है। इसका ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है। कहती हुई योत्रा के नेत्र जल से भर गए। हिमकर्ण के ऐसा जो ये उदाहरण है ये लिखते हैं हम बोर्ड पे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिमकर्ण से पूर्ण मानो। हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए हों। हो गए पंकज नए। देखिए यहाँ पर पहचान, देखिए यहाँ मानो शब्द आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, बिल्कुल पक्की याद कर लीजिए। मनु मानो जनु जानो। कहती हुई योत्रा के नेत्र जल से भर गए। हिमकर्ण से पूर्ण मानो हो गए हो पंकज नए। तो यहाँ मानो शब्द आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। ज्यादा टफ नहीं आएगा, बस इन शब्दों से ही पहचान में आ जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। तो याद रखिए इसकी पहचान, मनु मानो जनु जानो। ऐसे कल्पना और संभावना पाई जाएगी। कल्पना और संभावना पाई जाएगी उपमेय और उपमान की। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, मानवीकरण अलंकार तो आपको आता ही होगा। जब प्राकृतिक चीजों को मानवीय रूप दिया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो ये कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। ये कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, आपके लिए एक नया अलंकार होगा, आपने नाम नहीं सुना होगा इसका। प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत। जब बड़े का छोटे और छोटे का, जब जहाँ बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाता है, जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ यह उपमा अलंकार का क्या होता है? उल्टा होता है। ये उपमा अलंकार का क्या होता है? उल्टा होता है। जो उपमेय होता है उसको तो उपमान बताया जाता है, और जो उपमान होता है उसको उपमेय बताया जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। देखिए यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि जो चंद्रमा है ना,
वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है, बल्कि चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। एक और एग्जाम्पल देखिए, सखी मयंक तव सम मुख सम सुंदर। सखी मयंक तव मुख सम सुंदर, कि हे सखी तुम्हारा तो मुख है, जो चंद्रमा है वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। ये उपमा अलंकार का उल्टा है, सिर्फ ये याद रखिए, उल्टा कंपैरिजन किया जाता है। तो आज की क्लास में अलंकार टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।